सलाम सभी को। आज हम समझने की कोशिश करेंगे कि हड़प्पन सिविलाइजेशन डिक्लाइन कैसे हुआ। लगभग 2600 बीसी के आसपास यह सभ्यता अपने उरूज पर थी, अपने क्लाइमैक्स पर थी और 300-400 साल एक फुल फ्लेजेड अर्बन सिविलाइजेशन को एक्सपीरियंस करने के बाद धीरे धीरे इस सभ्यता में एक डिक्लाइन के फेज की शुरुआत हो जाती है। कुछ हिस्टोरियंस कहते हैं 1900 बीसी के आसपास इस सभ्यता में डिक्लाइन का फेज बहुत तेज हो जाता है एंड बाय 1300 बीसी पूरी तरह से हड़प्पन साइट्स डेजर्ट हो जाते हैं। एक एक करके देखते हैं हड़प्पन डिक्लाइन के रीजंस को। जो सबसे बड़ा रीजन हम मानते रहे हड़प्पन डिक्लाइन का, और वो भी बहुत लंबे वक्त तक मानते रहे, वो था आर्यन इन्वेजन। हम ऐसा काफी लंबे वक्त तक ऐसा समझते रहे कि आर्यन इन्वेजन की वजह से हड़प्पन सभ्यता का डिक्लाइन हुआ। जॉन मार्शल, एक चीफ आर्कियोलॉजिस्ट ब्रिटिश इंडिया के वक्त, उनका कहना था कि मोहनजोदारो में जो डेड मैन लेन है वो एक बहुत बड़ा प्रूफ है कि आर्यंस आए, उन्होंने हड़प्पा और मोहनजोदारो जैसे बड़े शहरों पे हमला किया और उन पर कब्जा कर लिया और यहां पर अपना रूल एस्टैब्लिश कर लिया। इसके लिए उन्होंने बस स्कल्स के प्रूफ दिए जो उनको उस माउंट से मिले, और इसके लिए उन्होंने कुछ डेड बॉडीज की प्रूफ दी जो उनको एक ही माउंट से रिकवरी करते हुए मिली। इस आर्ग्यूमेंट को सबसे बड़ा सपोर्ट मिला आर.ई.एम. व्हीलर से। आर.ई.एम. व्हीलर का कहना था कि ऋग्वेद में कोई डिस्क्रिप्शन है पुरंदर नाम के किसी फोर्ट डिस्ट्रॉयर का, और ऐसा कहते हैं कि उसी के रेफरेंसेस को देते हुए ऐसा आर.ई.एम. व्हीलर कहते हैं कि आर्यंस आए और उन्होंने हड़प्पा के सारी बड़ी बड़ी दीवारों को तोड़ दिया, वहां के फोर्ट्स को डिस्ट्रॉय कर दिया और वहां पर कब्जा कर लिया। तो ऐसा हमें लगने लगा था कि मार्शल के आर्गुमेंट को एक टेक्सचुअल रेफरेंस मिल गया आर.ई.एम. व्हीलर के प्रूफ से। हालांकि उस प्रूफ में ज्यादा दम दिखाई नहीं दिया, क्योंकि आने वाले सालों में हड़प्पन डिक्लाइन के लिए जो आर्यन इन्वेजन थ्योरी बनाई गई थी उसको पूरी तरह से रिफ्यूट कर दिया गया। जो सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन इस मामले में आया वो आया जी.एफ. डेल्स जैसे हिस्टोरियंस की तरफ से। जी.एफ. डेल्स और उसके साथ कुछ इंडियन हिस्टोरियंस, इन्होंने पहली बार आर्ग्यू किया कि आर्यन इन्वेजन थ्योरी इज एक्चुअली फॉल्स, और वो कोई आर्यन इन्वेजन नहीं था, इट वाज अ सिंपल माइग्रेशन। जॉन मार्शल और आर.ई.एम. व्हीलर जैसे लोगों के सबूतों को चैलेंज करते हुए इन्होंने एक नए तरीके से उसका इंटरप्रिटेशन किया। जी.एफ. डेल्स का कहना था कि जॉन मार्शल और आर.ई.एम. व्हीलर को जो मिला डेड मैन लेन, उसमें जो बॉडीज मिली उसके साइंटिफिक स्टडी से पता चलता है कि वो बॉडीज किसी एक टाइम पीरियड से बिलोंग नहीं करती थी, क्योंकि वो लेयर्ड बॉडीज थी। और उनके एक्सकेवेशन के बाद हमें पता चला कि उनके बीच बहुत लंबे टाइम डिफरेंसेस रहे होंगे। वो सारी बॉडीज एक टाइम पीरियड से बिलोंग नहीं करती थी, वो अलग अलग कल्चरल सीक्वेंस का पार्ट थी। इसका मतलब वो सारे लोग अलग अलग टाइम पीरियड्स में मरे। सो इट वाज नॉट अ प्रूफ ऑफ वॉर, देयर वाज नो स्कफल बिटवीन आर्यंस एंड द पीपल ऑफ हड़प्पा एंड मोहनजोदारो एंड सिटीज लाइक दैट ऑफ एंटायर हड़प्पन सिविलाइजेशन। जी.एफ. डेल्स ने यह भी आर्ग्यू किया कि वॉर को प्रूफ करने के लिए सबसे पहले तो हमें एक ऐसा प्रूफ चाहिए होता है जिससे यह पता चले कि वॉर के बाद एक्सटेंसिव बर्निंग हुई, क्योंकि किसी भी वॉर के बाद बॉडीज को कलेक्टिवली जलाया जाता है, और इस तरह का कोई भी प्रूफ पूरे उस डेड मैन लेन के साइड से नहीं मिला हमें। अगले आर्ग्यूमेंट्स में जी.एफ. डेल्स कहते हैं कि किसी भी किस्म का आर्मर, किसी भी किस्म का हथियार, किसी भी किस्म की तांबे की बनी या लोहे की बनी ऐसी बॉडली क्लैड हमें उस साइड से नहीं मिली, तो वो भी किसी भी किस्म के वॉर की तरफ इशारा नहीं करता। जी.एफ. डेल्स के आर्ग्यूमेंट्स के बाद आर्यन इन्वेजन की थ्योरी पे पूरी तरह से फुल स्टॉप तो नहीं लग पाया, बट बाद में सब्सीक्वेंट स्कॉलर्स ने भी जितनी बार भी स्टडी की, हमें वही बात बार बार रीअसर्ट करनी पड़ी कि आर्यन इन्वेजन थ्योरी एक फॉल्सहुड पे बनी हुई थ्योरी थी जिसका कोई साइंटिफिक प्रूफ हमारे पास नहीं है। बाद में अगर रोमिला थापर जैसे भी स्कॉलर्स को पढ़ें तो वो साफ कहती हैं कि इट वाज अ मेयर माइग्रेशन फ्रॉम सेंट्रल एंड वेस्ट एशिया, इट वाज नॉट एन इन्वेजन। एक और बड़ा रीजन ये दिया जाता है कि इसके पहले कि आर्यंस इंडिया आते, हड़प्पन सिविलाइजेशन पूरी तरह से डिक्लाइन ऑलरेडी हो चुका था। आर्यंस भी फेजेस में आए और डिक्लाइन भी फेजेस में हुआ, इसलिए वो कोई एक डेट पे कोइंसाइड नहीं करता। ऐसा इवेंट है ये ऐसा इवेंट है जो 600-700 सालों तक फैला हुआ है।
अब हम कुछ ऐसे रीजंस की तरफ चलते हैं जो एक्चुअली हिस्टोरियंस ने बाद में दिए कि हड़प्पन सिविलाइजेशन क्यों डिक्लाइन करता है। सबसे पहला रीजन जो दिया गया वो था फ्लड्स का। मोहनजोदारो की लेयर्ड स्टडीज ये बताती हैं कि कम से कम 7 मेजर फ्लड्स आए हैं मोहनजोदारो में, और माइनर फ्लड्स की तो गिनती ही ना करें तो बेहतर है। और फाइनली मोहनजोदारो जैसे सिटीज का डिक्लाइन फ्लड्स की वजह से होता है। इसके अलावा एक बहुत बड़ा रीजन दिया जाता है रिवर कैप्चर या शिफ्टिंग ऑफ रिवर। शिफ्टिंग ऑफ रिवर और रिवर कैप्चर एक ऐसा फिनोमेना है जो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम एक पूरे के पूरे अर्बन सिविलाइजेशन को डिजर्ट कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल साइट्स लाइक हड़प्पा, साइट्स लाइक वेस्टर्न और सदर्न साइट्स ऑफ डेल्टाइक पाकिस्तान, वहां की रिवर्स ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ईस्टवर्ड शिफ्ट होती चली गई और इसकी वजह से लोगों को हड़प्पा जैसे शहरों को डिजर्ट करना पड़ा। एक और बड़ा नाम आया रिवर कैप्चर का। ऐसा कहते हैं कि यमुना जैसे चैनल्स, कुछ और यमुना जैसे चैनल्स हुआ करते थे जो पहले ईस्टवर्ड फ्लोइंग रिवर्स का हिस्सा हुआ करते थे, बट धीरे धीरे बड़े रिवर्स ने इन छोटे रिवर्स को कैप्चर कर लिया और धीरे धीरे ये रिवर्स ईस्टवर्ड फ्लो करने लग गए। तो ये भी एक बहुत बड़ा जियोलॉजिकल इंसिडेंट था जो उसी टाइम पीरियड के आसपास हुआ जिसको हम होलोसीन एज कहते हैं। बाय द टाइम हड़प्पन पीरियड डिक्लाइंस, बाय द टाइम आर्यन स्टार्ट कमिंग टू इंडिया, इंडिया हैज ऑलरेडी एंटर्ड इनटू अ होलोसीन एज। और रिवर कैप्चर्स उस वक्त का एक बड़ा फिनोमेना थी। इनफैक्ट रिवर कैप्चर्स हमेशा चल रही हैं, आज भी बड़ी बड़ी रिवर कैप्चर्स ओवर द पीरियड ऑफ टाइम होती रहती हैं। कई ऐसे एग्जांपल्स आपको मॉडर्न इंडिया में भी देखने को मिलते हैं। कुछ रीजंस और दिए जाते हैं हड़प्पन सिविलाइजेशन के डिक्लाइन के लिए। एक बड़ा एग्जांपल उसमें आता है ओवर यूज ऑफ लैंडस्केप या फिर डिफॉरेस्टेशन का। इसी तरह के एक और एग्जांपल बड़ा आता है डिक्लाइन ऑफ अर्बन ट्रेड। ऐसा कहते हैं कि हड़प्पन सिविलाइजेशन अगर शहरी था तो उसका एक यूनिक फीचर बस ये था कि उसमें बहुत वाइब्रेंट ट्रेड था, और अगर वो ट्रेड लिंक्स अपने आप में डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, उन ट्रेड लिंक्स में कहीं भी ब्रेकेज आती है तो उसका असर पूरी सिविलाइजेशन पे पड़ता है। तो ये भी एक बहुत बड़ा रीजन माना गया ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम क्यों पूरी सिविलाइजेशन डिक्लाइन कर गई। ये तो हो गए रीजंस कि क्यों पूरी सिविलाइजेशन डिक्लाइन हुई। अब हम समझते हैं सिंबल्स ऑफ डिक्लाइन। कैसे पता चलता है कि डिक्लाइन हुआ? व्हाट आर द साइंस ऑफ डिक्लाइन? साइंस ऑफ डिक्लाइन में जो सबसे बड़ा प्रूफ हमें मिलता है वो है रिडक्शन इन यूज ऑफ द हड़प्पन सील्स। दूसरा, रिडक्शन इन यूज ऑफ लापिस lazuli एज अ सिंबल ऑफ ट्रेड। तीसरा, रिडक्शन इन द यूनिफॉर्मिटी ऑफ ब्रिक साइजेस, रिडक्शन इन द यूनिफॉर्मिटी ऑफ आर्किटेक्चरल स्टाइल्स। अगला, रिडक्शन इन द यूनिफॉर्मिटी ऑफ हाउसिंग कंस्ट्रक्शन स्टाइल्स। उससे भी हमें पता चला कि धीरे धीरे डिक्लाइन होता है। नेक्स्ट, पॉटरी की जो स्टाइल है उसमें लश्कर होता है। अर्बन पॉटरी एक लश्कर को दिखाती है, लेकिन धीरे धीरे हमें दिखता है कि पॉटरी स्टाइल्स रूरल पॉटरी की तरफ, रूरल स्टाइल की तरफ बढ़ती जा रही हैं। और जो पोस्ट हड़प्पन सेटलमेंट्स होते हैं वहां पे जो पॉटरी मिलती है वो विदाउट लश्कर हमें मिलती है, विदाउट अर्बन स्पेसिफिक डिजाइन्स के मिलती है। कुछ और सिंबल्स इसके अलावा हमें डिक्लाइन के मिल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, डिक्लाइन इन द स्पेशलाइजेशन ऑफ लेबर। प्री हड़प्पन सेटलमेंट्स इसेंशियली अग्रेरियन हुआ करते थे। मैच्योर हड़प्पन सेटलमेंट्स में हमें स्पेशलाइजेशन ऑफ लेबर देखने को मिलता है क्योंकि वहां पर सरप्लस प्रोडक्शन की शुरुआत होती है, और सरप्लस प्रोडक्शन ही एक अर्बन कल्चर को सस्टेन करता है। जब तक सरप्लस प्रोडक्शन होता रहता है तब तक लोगों में लेबर के अलग अलग क्लासेस से बिलोंग करने की कैपेसिटी होती है, तब तक लोगों में अलग अलग किस्म के काम करने की कैपेसिटी होती है और फुर्सत होती है। बट जैसे ही सरप्लस प्रोडक्शन में डिक्लाइन होता है, स्पेशलाइजेशन ऑफ लेबर भी धीरे धीरे डिक्लाइन करने लग जाता है। तो ये कुछ रीजंस थे डिक्लाइन ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन के, और उसके अलावा हमने देखे साइंस ऑफ डिक्लाइन ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन। एक वक्त था जब हम बहुत लंबे वक्त तक समझते रहे कि आर्यन इन्वेजन हुआ और उसकी वजह से हड़प्पा डिक्लाइन हुआ। However, the modern scientific studies prove that Aryan invasion theory was wrong. It was a false theory, and right now we know exact reasons why the Harappan civilization declined. They are mostly due to natural causes. They are mostly due to shifting of rivers, drying of rivers, floods, deforestation, and phenomena like some other tectonic events in the Holocene period. इन सारी डिबेट्स के बीच एक बहुत बड़ा पुल मिला सरस्वती रिवर को लेकर फैलाई गई कहानियों को। सरस्वती रिवर को लेकर 3-4 किस्म के मिथ्स इंडिया में चलते हैं।
कुछ लोग कहते हैं कि सरस्वती रिवर हिमालयन है, जो कि कभी कहीं बद्रीनाथ के आसपास निकलती है। कुछ लोग कहते हैं कि सरस्वती रिवर विलुप्त रिवर है, जो कि गंगा, यमुना और सरस्वती के जंक्शन पे है, जहां पे वो तीसरी नदी नजर नहीं आती। जो साइंटिफिक स्टडी है वो ये कहती है कि सरस्वती रिवर हरियाणा से होते हुए बहा करती थी, जो साइंटिफिकली घग्गर हाकरा चैनल का पार्ट थी। आज उसके जियोलॉजिकल ट्रेसेस मौजूद हैं और ऐसा देखा जा सकता है कि सरस्वती रिवर का चैनल या फिर घग्गर हाकरा रिवर का चैनल धीरे धीरे इनलैंड रिवर चैनल का पार्ट बन जाता है, या फिर यूं कहें कि वो नदी धीरे धीरे सूख जाती है और वो डेजर्ट में गायब हो जाती है। डेजर्ट की नदियों के साथ अक्सर ऐसा होता है। थार डेजर्ट में कई ऐसी नदियां हैं जो रास्ते में ही आपको दिखेंगी कि वो पूरी तरह से सूख गई या फिर इनलैंड चैनल का पार्ट हो गई। एक एग्जांपल इस किस्म के रिवर का आज भी मौजूद है, वो है लूनी रिवर। लूनी रिवर डज नॉट ड्रेन इनटू द अरेबियन सी, इट सिंपली इलोप्स समवेयर इन बिटवीन इन द थार डेजर्ट। तो एक बहुत बड़ा रीजन ये भी रहा सरस्वती रिवर के सूख जाने का धीरे धीरे, कि क्यों इंडिया के जो साइट्स थे हड़प्पन सिविलाइजेशन के, वो डिक्लाइन हो गए। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।